स्नेहा बहू, देखो बड़े वाले ट्रंक में ना घर वालों के गर्म कपड़े पड़े होंगे। तुम निकाल कर उन्हें धोकर धूप में अच्छे से सुखा लो। अब सर्दियां शुरू ही होने वाली हैं। अचानक से किसी दिन किसी को स्वेटर पहनने का मन कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। विमला देवी ने उसे ऑर्डर मारते हुए कहा। स्नेहा अभी अभी दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेटने के लिए आई थी, लेकिन विमला देवी तो जैसे हर वक्त उसके पीछे काम लेकर ही पड़ी रहती थी। स्नेहा ने भी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे भी सर्दियां बहुत पसंद थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ। जब विमला देवी चली गई तो उसे अपना सूटकेस खोलकर अपने गर्म कपड़े भी निकालकर अपनी अलमारी में सजा लिए। एक गुलाबी शॉल पर नजर पड़ते ही वह भावुक हो गई। यह शॉल उसकी नानी की थी। ऐसे ही एक बार सर्दियों के मौसम में जब वह अपनी नानी के घर गई थी तो उसकी नानी ने हाथ से बनी हुई यह शॉल लपेट रखी थी, जिसे देखकर स्नेहा बहुत खुश हो गई थी। वापस आते हुए उसने संकोच में ही नानी से कहा था कि मुझे आपकी यह शॉल बहुत पसंद है, क्या मैं इसे ले जाऊं? तो नानी ने सहज ही वह शॉल स्नेहा के इर्द गिर्द लपेट दी थी। तब स्नेहा उस शॉल में अपनी नानी की खुशबू को महसूस करके बहुत खुश हुई थी। आज सालों बीत गए थे, लेकिन आज भी जब वह शॉल लपेटती थी तो ऐसा लगता था जैसे नानी उसे अपनी बाहों में भर रही हो और दुलार कर रही हो। नानी के प्यार से उसका मन भीग उठता था। उसने उस शॉल को अपने सीने से लगाया। तभी विमला देवी चिल्लाते हुए बोली, अरे बहू, सो गई क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि गर्म कपड़े धो दो। स्नेहा ने हड़बड़ाकर अपनी यादों के पिटारे के साथ ही अलमारी का दरवाजा बंद किया और तुरंत ही वर्तमान में लौटकर वह कमरे से बाहर निकल गई। ट्रंक में से बहुत सारे गर्म कपड़े निकालवा कर विमला देवी पहले से ही तैयार खड़ी थी। इतने सारे गर्म कपड़े देखकर स्नेहा बोल पड़ी, मम्मी जी, ये सारे कपड़े एक ही दिन तो नहीं धो पाऊंगी, मैं थोड़े थोड़े करके धो देती हूँ। तब विमला देवी कहने लगी, अरे ऐसे कैसे? अगर सभी को अपने गर्म कपड़ों की जरूरत एक ही दिन पड़ गई तो जी सारे कपड़े धो दो। रात को खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब स्नेहा इनकार नहीं कर पाई और चुपचाप बाथरूम में जाकर सारे गर्म कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते धोते उसे 3 घंटे लग गए थे। शाम के चाय का समय हो गया था। उसने सोचा कि मम्मी जी तो डिनर की तैयारी में मदद करने ही वाली हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद विमला देवी चाय पीने के बाद बोली, बहू, मुझे मेरी सहेली के घर जाना है। डिनर में राजमा चावल बना लेना, मैंने राजमा भिगो दिए थे। इतना कहकर वह बिना कुछ सुने घर से निकल गई। स्नेहा वैसे तो काफी थक गई थी, लेकिन फिर भी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। विमला देवी हमेशा ऐसे ही करती थी। उससे मदद करने की बात कर लेती थी, फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक लेती थी। ऊपर से वह आए दिन बहू को उसके खाने पीने को लेकर भी टोकती रहती थी। विमला देवी उसे हमेशा कहती थी, देखो बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है। शादी के बाद ज्यादा खाओगी तो जल्दी ही मोटी हो जाओगी, फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होने लगेगी। नेहा सब कुछ सहन कर सकती थी, लेकिन उसके खाने पीने पर कोई कुछ बोले यह उसे सहन नहीं होता था। लेकिन अभी वह उस घर में नई नई आई थी तो अपनी सास को कोई जवाब नहीं दे पाती थी। स्नेहा को उस घर में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा था। ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। सर्दियों की शुरुआत से ही स्नेहा को अपने ननिहाल की याद आने लगती थी, क्योंकि बचपन में जब वह छोटी थी तो उसके पिताजी अक्सर दुर्गा पूजा के समय के आसपास उसे गांव लेकर जाते थे। नानी के गांव जाना उसे बहुत पसंद था। अब तो धीरे धीरे वक्त के साथ नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन लोगों का वहां जाना छूट ही गया था। लेकिन सर्दियों की आहट मिलते ही स्नेहा को अपना बचपन जरूर याद आ जाता था। इसके साथ ही याद आता था उसे नानी के गांव में खाए जाने वाले व्यंजन। ज्यादा तामझाम वाले व्यंजन नानी नहीं बनाती थी, बस वह जो भी बनाती थी वह शुद्ध और ताजा होता था। गांव का पौष्टिक खाना खाकर तो वैसे भी स्नेहा को बहुत मजा आता था। ऊपर से घर के बने हुए घी में तो अलग ही स्वाद था। उसकी नानी अक्सर उसके दाल सब्जी वगैरह में 1-2 चम्मच घी डाल दिया करती थी। रोटी पर गर्मा गर्म घी लगाकर 2-3 रोटियां स्नेहा ऐसे ही खा जाती थी। शहर में जो स्नेहा एक रोटी भी ठीक से नहीं खाती थी, उससे ज्यादा रोटियां खाते देखकर माँ बहुत खुश हो जाती थी और अपनी माँ से शिकायत करती थी कि देखो ना माँ, यह मेरी बनाई हुई रोटी तो ज्यादा खाती ही नहीं है। तब नानी दुलार करते हुए कहती थी, यह नानी के हाथों का प्यार है ना, इसलिए बिटिया ज्यादा खाना खा लेती है। अब वो सब तो बहुत पीछे छूट गया था, लेकिन सर्दियों में स्नेहा घी जरूर खाती थी। एक दिन स्नेहा घर की सफाई कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी।
उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसके मामा जी घर पर आए हुए थे। वह बहुत खुश हो गई। मामा जी को देखकर उसे अपनी नानी के घर की याद और भी ज्यादा आने लगी थी। खैर, शाम तक मामा जी चले गए थे। स्नेहा अपने बचपन की यादों में डूबने उतरने लगी थी। तभी विमला देवी की कर्कश आवाज गूंजी, बहू, मेरे मायके से घी आया है। घी को हल्का सा गर्म करके लौंग डालकर अच्छे से मर्तबान में भरकर रख दो। यही घी साल भर चलता है। यह सुनकर स्नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई। घी लाने वाले आदमी को बिठाकर उसने चाय नाश्ता करवाया और वह वहां से चला गया। स्नेहा ने घी गर्म करके उसमें लौंग डाली तो पूरे घर में घी की सौंधी सौंधी खुशबू फैलने लगी। स्नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर में उसने खाना बनाया तो दाल चावल और भिंडी की भुजिया बनाई थी। लेकिन आज उसे सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उसने सब्जी नहीं ली और बस दाल में 2 चम्मच घी डालकर दाल चावल लेकर खाना खाने बैठ गई थी। साथ में उसने घर का बना हुआ एक टुकड़ा आम का अचार भी रखा था। तभी विमला देवी वहां पर आ गई। बहू की कटोरी में घी तैर रहा था। घी तैरते हुए देखकर वह जरा गुस्से में बोली, अरे बहू, एक ही दिन में सारा घी पी जाओगी क्या तुम? और इतनी गाढ़ी दाल भी ले ली है। तुमने हमारे घर में बहू को इतनी छूट नहीं मिलती है। बहू अपने मन से दाल में 1 या 2 चम्मच घी भी नहीं डाल सकती हो तुम। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बहू को कैसे दाल खानी चाहिए। इतना कहकर विमला देवी ने दाल की कटोरी बहू की थाली से उठा ली। फिर 2 चम्मच दाल एक कटोरी में डालकर उसमें आधा गिलास पानी मिलाकर बोली, बहू, तुम्हारे लिए यह पानी वाली दाल ही ठीक है। तब तक स्नेहा स्तब्ध होकर सब देख रही थी। फिर बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। केवल आपके बेटे की कमाई पर निर्भर नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो खुद भी जॉब कर सकती हूँ। घर गृहस्थी संभालने के चक्कर में मैं अभी अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरे खाने पीने पर रोक टोक तो आप लगाइए भी मत। अगर आपको मेरा खाना पीना इतना ही चुभ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद जब मुझे जॉब मिलेगी तो मैं अपनी कमाई से घी खरीद कर खा लूंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहू अपने मन से अपनी दाल में 1 या 2 चम्मच घी भी नहीं डाल सकती? मैं न केवल दाल में घी डाल सकती हूँ, बल्कि अपने लिए घी क्या, पूरा राशन भी कमा सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो राशन तक कमा सकती हूँ, लेकिन आप तो अपने राशन पाने के लिए अपने पति या बेटे पर ही निर्भर है। फिर भी मेरे खाने पीने पर उंगली उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप में इतना टैलेंट है कि आप अपने लिए राशन कमा सके? अगर नहीं, तो फिर आप भी तो इस घर की बहू हैं और अपने खान पान के लिए शुरुआत से ही अपने पति पर ही निर्भर रही होंगी। क्या आप कभी जॉब करके कुछ कमा कर लाती थी, कुछ खाने पीने के लिए? बहू के खरे खरे जवाब को सुनकर विमला देवी एकदम से बंगले झांकने लगी थी। उन्हें तो उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इस तरह उन्हें पलट कर जवाब भी दे सकती है। स्नेहा ने पानी वाली दाल विमला देवी के हाथ में थमाते हुए बोली, मम्मी जी, अगर कभी ऐसे उटपटांग ख्याल मन में आए ना, तो आप अपनी दाल में पानी मिलाकर उसे पी लीजिए। लेकिन आप मेरे खाने पीने पर नजर नहीं रखेंगी और ना ही मुझे ऐसे घटिया क्वालिटी का खाना खाने के लिए मजबूर करेंगी। इतना कहकर उसने घी डाली हुई गाढ़ी दाल वाली कटोरी विमला देवी के हाथों से वापस ले ली और मजे से खाना खाने लगी। विमला देवी का मुंह तो देखने लायक बन गया था। जब वह काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही तो बहू उन्हें घूरते हुए बोली, क्या सोच रही है मम्मी जी, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं क्या? अब तो विमला देवी के मुंह से घबराहट में निकल गया, नहीं नहीं बहू, तुम्हें जो खाना पीना है खाओ, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे, मैं बहू हूँ। बहू तो इसलिए लेकर आई थी ना कि घर में बहू के साथ मिलजुल कर रहूंगी। वह तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में तुमसे कह दिया था। मेरे मजाक को गंभीरता से लेकर तुम सचमुच जॉब ढूंढने के लिए मत निकल जाना। अगर तुम्हें मजाक पसंद नहीं है तो आगे से मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगी। तुम परेशान क्यों होती हो? इतना कहकर विमला देवी झट से उसके सामने से हट गई, क्योंकि अब वह बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। उन्हें डर लग गया था कि अगर बहू सचमुच जॉब करने के लिए चली गई तो कहीं फिर से घर गृहस्थी के काम उनके सिर पर ना आ जाए। वैसे भी बहू के आने के बाद से एक तो उन्हें बहुत आराम मिल गया था, दूसरा वह खुलकर कहीं भी घूमने फिरने के लिए निकल जाती थी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं फिर से उन्हें घर में ही पन्ना रहना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे भी वह बहू के खान पान पर रोक टोक लगाकर गलत तो कर ही रही थी। दोस्तों, बहू कमाए या ना कमाए, वह परिवार का हिस्सा है, तो परिवार में सब लोग
जो भी खाते पीते हैं वह बहू क्यों नहीं खा सकती। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।